आज हम स्टडी करेंगे खाद्य संरक्षण एवं संग्रह, खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह। ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान। दिस क्वेश्चन, ओके, जस्ट वेट। हाँ, यस, नाउ दिस इज ओके। दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान। तो हम सीधा आंसर पे आते हैं। इसमें जो है हमारा आंसर बी सही है। दूध को चिपकाने के लिए पौष्टिकीकरण के लिए, दूध को चिपकाने यानी पौष्टिकीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है 72 डिग्री सेल्सियस एंड 15 सेकेंड। ठीक, 72 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका 15 सेकेंड तक इसका टाइम है। ठीक है ना। और तापमान है। इस विधि में दूध को लगभग 15 सेकंड तक 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत ही इसे ठंडा कर लिया जाता है। आजकल इस विधि का सर्वाधिक उपयोग होता है। यह विधि अधिक दूध का पौष्टिकीकरण के लिए उपयोगी होता है। राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, पौष्टिकीकरण के लिए संरक्षण विधि। ठीक है ना। दिस क्वेश्चन, पौष्टिकीकरण के संरक्षण विधि यह कौन सी होती है? पौष्टिकीकरण के संरक्षण विधि आपका होता है दुग्ध। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, पौष्टिकीकरण दूध पर ही होता है। ठीक है ना, ये अपने दिमाग में डाल लो। दूध या अन्य द्रवों को निश्चित समय तथा निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है। सभी प्रकार के रोगाणु, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं पैथोजेंस, नष्ट हो जाते हैं। उसमें उपस्थित होते हैं। इसी को पॉस्चराइजेशन, ठीक है ना, या पौष्टिकीकरण कहते हैं। और इसका इस बात को, मतलब पौष्टिकीकरण को सबसे सर्वप्रथम दुनिया के सामने लुईस पाश्चर ने रखा। उन्हीं के नाम से इसका नाम पौष्टिकीकरण हुआ। ठीक है ना। और कब इन्होंने किया? 1822 में, यानी 1822 से 1895 में। ठीक है ना, 1822 1895 ने ही सर्वप्रथम पौष्टिकीकरण के पक्ष को रखा था। आज यह अपने काल के एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री थे। लुईस पाश्चर को आधुनिक जीवाणु यानी बैक्टीरियोलॉजी का संस्थापक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी का संस्थापक कौन है? लुईस पाश्चर। ठीक। अब पौष्टिकीकरण में 3 विधि होती हैं, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चंस एक बार नहीं कई बार बने हुए हैं। फर्स्ट हमारा होता है, आ जाइए इधर, ये देखिए आपकी तीनों विधियां। फर्स्ट होता है हमारा होल्डिंग या बैच विधि। इसमें दूध को 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इसके पश्चात तुरंत इसको ठंडा कर लिया जाता है। सेकेंड हमारा होता है उच्च तापमान निम्न समय विधि। अच्छा, होल्डिंग या बैच विधि को HBS, शॉर्ट में ना HBS मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ? HBS मेथड में 65 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। फिर हमारा HTST, ठीक है ना, उच्च तापमान निम्न समय विधि। इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है और शीघ्र ही ठंडा कर लिया जाता है, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है ना। फिर हमारा आता है अति उच्च तापमान यानी UHTS। ठीक है ना। इसमें दूध को 93.4 डिग्री सेल्सियस पर 3 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, 3 सेकेंड के लिए, तथा 149 यानी 149.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकेंड के लिए गर्म किया था। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। गर्म करके शीघ्र ही दूध को 7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया था। फिर से सुन लीजिए ये चीज़। अति उच्च तापमान में यानी UHTS में 93.4 डिग्री सेल्सियस पर 3 सेकेंड के लिए
तथा 149.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए गर्म करके शीघ्र ही दूध को 60 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। ठीक, तो हमारी विधियां कौन सी हो गई? HBS हो गई जिसमें 65 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट। सेकेंड हो गया HTST जिसमें 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है। फिर थर्ड आ गया UHTS जिसमें 93.4 डिग्री सेल्सियस पर 3 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है तथा 149.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और शीघ्र ही 7 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। आई थिंक पॉइंट शुड बी नोटेड। डिब्बा बंद जैम जैली पर चिन्ह कौन सा लगा होता है? डिब्बा बंद जैम जेली पर चिन्ह जो है आपका FPO लगा होता है। FPO, ठीक है ना? FPO का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, जो 1955 से लागू हुआ था। ठीक, FPO भारत में बेची जाने वाली सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर FPO चिन्ह अनिवार्य है, जैसा कि डिब्बाबंद फल, पेय, फ्रूट, जैम, स्क्वैश, अचार, पॉइंट शुड बी नोटिस, अब रट लो, अचार, निर्जलित फल उत्पाद आदि। यह चिन्ह गारंटी देता है कि उत्पाद एक स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया जाता है। यह मानक फल उत्पाद आदेश फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर कानून द्वारा 1955 से लागू किया जाता है। एग मार्क, यह एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। ISI, यह चिन्ह भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसकी स्थापना 1955 में की गई है। यह औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक वस्तुएं, मोटर, केबल वायर, हीटर, LPG सिलेंडर आदि। राइट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये तो आपने देख लिया, एग मार्क वगैरह, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपके 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला क्या है, पहले आंसर के ही साथ हम सीधे आएंगे। ठीक, तो पहला है कि घी, मक्खन, वनस्पति तेल, आटा, मसाले, शहद जैसे सामग्री हेतु एग मार्क ग्रेडिंग शैक्षिक है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही बात है। घी, मक्खन, वनस्पति तेल, आटा, मसाले, शहद जैसी सामग्री हेतु एग मार्क शैक्षिक है। ठीक है ना। सेकंड बोल रहा है तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल, प्याज, आलू के निर्यात हेतु एग मार्क ग्रेडिंग अनिवार्य है। ठीक, तो ये भी सही बात है। मतलब घी, मक्खन, वनस्पति तेल, आटा, मसाले, शहद, इन सब चीज़ के लिए एग मार्क शैक्षिक है। ठीक, एक अपना इच्छा है कि आप एग मार्क लगवाओ ना लगवाओ, जो भी शैक्षिक है कुल मिला के। सेकेंड क्या है, तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल, प्याज, आलू के निर्यात हेतु एग मार्क ग्रेडिंग अनिवार्य है। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन आता है, फलों सब्जियों को उनके मूलाधार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है डियर? तो ये जो है आपका डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहलाता है। फल सब्जियों को उनके मूल भार से, मतलब उनका जितना वेट होता है मेन, ठीक है, उसका 50% तक सुखा लेता है। उसका सूख कर उसका वेट 50% कम हो जाता है। ठीक, सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहलाता है। वास्तव में यह विधि अंशतः निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित होता है। इस विधि द्वारा जिन फलों सब्जियों को संरक्षित करके रखना होता है, उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उनकी नमी को कम या आधी मात्रा तक सुखाया जाता है। ठीक, तत्पश्चात
इसका हिमीकरण किया जाता है भोजन पकाते समय पुनः पानी डालकर इसके आकार व मात्रा को पुनः प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना। फिर आपका एक क्वेश्चन है, ये हो गया। अच्छा, अब चूँकि उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है डियर, इसमें क्या है, जैसे मूंगफली होता है, कुछ हम आगे और भी क्वेश्चन पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान यानी साफ सुथरा स्थान या गंदे स्थान पे रखा जाता है तो उसमें कौन से जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? तो ये जो है आपकी एफ्लाटॉक्सिन। ध्यान से सुन लीजिए, यदि मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान यानी गंदे स्थान पर रखा जाता है तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन नामक जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। एफ्लाटॉक्सिन विभिन्न जहरीले कार्सिनोजेंस जो मोल्डों, विशेष रूप से एस्परजिलस प्रजातियों द्वारा निर्मित होते हैं। इस जीवाणु द्वारा स्वीट कॉर्न, गेहूँ, बाजरा, कसावा, चावल, मिर्च आदि शीघ्र प्रभावित होते हैं। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में यह डालकर परीक्षित किया जाता है। ठीक, क्या डाला जाता है? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक, अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बने स्क्वैश में, स्क्वैश पीते हो ना आप? ठीक, वही बोल रहा है। स्क्वैश में क्या डाला जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डाला जाता है, उसे डालकर इसको परीक्षित किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जिसे पोटेशियम पायरोसल्फाइड के रूप में भी जाना जाता है, तीखी गंध वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है। यह मुख्य रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट या रासायनिक स्टेरिलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर देखिए कुछ चीज़ जैसे डिब्बाबंद सब्जियां होती हैं। ठीक है ना, डिब्बाबंदी के समय सब्जियों को ब्लांच करने का उद्देश्य क्या होता है? ब्लांचिंग क्यों की जाती है? डिब्बाबंद सब्जियों को जो है ब्लांच करने का क्या मेन मोटिव क्या होता है? तो मेन मोटिव ये होता है डियर कि उत्पाद को, प्रोडक्ट जो होता है उसको नरम बनाना और आसानी से, ताकि वो भरा जा सके। सॉफ्ट रहेगा तो पैकेजिंग में जो है आसानी होगी, आसानी से भर सकते हैं हम। ठीक, एंजाइमों को विकृत करना, एंजाइम को विकृत कर देना जो रंग और बनावट को परिवर्तित करते हैं। ऐसे एंजाइम को नष्ट कर देना जो रंग और बनावट को चेंज करते हैं। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो डिब्बाबंदी के समय, ठीक, जब डिब्बाबंदी का काम होता है उस समय सब्जियों को ब्लांच करने का मेन मोटिव यही होता है कि इसका उद्देश्य उत्पाद को नरम बनाना जिससे आसानी से भरा जा सके, तथा एंजाइम को विकृत कर देना जो रंग और बनावट को परिवर्तित करते हैं। इस तरह से हम सब्जियों को ज़्यादा समय तक संरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक है, खमीर और जीवाणुओं को प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? ठीक, तो सोडियम बेंजोएट। समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। खमीर और जीवाणु, आप जानते हैं खमीर और जीवाणु को समाप्त करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें पाए जाने वाले तत्वों द्वारा अम्लीय खाद्य पदार्थों में से सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने वाले गुण होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग फलों के रस, कार्बोनेट पेय आदि के परीक्षण में किया जाता है। क्लियर? तो खमीर और जीवाणु को समाप्त करने के लिए सोडियम बेंजोएट। एमपीओ किसके लिए है? एमपीओ को पूरा नाम होता है मीट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो जैसा कि देखो, एफपीओ क्या हो गया? फ्रूट से रिलेटेड है। ठीक, एफपीओ का फुल फॉर्म बताइए आप। अभी भी मैंने बताया था, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। तो एमपीओ क्या हुआ? मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, यानी ये मीट से रिलेटेड है। क्लियर? एफपीओ का मानक किस पर प्रयोग किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा जो है एफपीओ मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत संरक्षण फलों के उत्पाद, जैसे कि पैक किए गए फलों के पेय पदार्थ, फल जैम, स्क्वैश, अचार,
निर्जलित फलों के आदि के उत्पाद पर यह चिन्ह लगाना ज़रूरी है। पाश्चराइजेशन की उच्चतम तापमान कम समय, ठीक, यानी HTST की बात कर रहा है। समय कौन सा है, तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड का, ठीक है ना। दिस वन, ठीक है ना, ये क्लियर, यही बोल रहा है। अच्छा, ये समझ में आ ही गया। और ये भी आपको पता चल ही गया कि इसमें 3 विधियाँ होती हैं, होल्डर विधि एंड HTST विधि और UHTC विधि। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट में। HBS विधि में 65 डिग्री सेल्सियस में 3 सेकेंड, HTST पर 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड एंड UHTS पर 94 डिग्री सेल्सियस पर 3 सेकेंड तथा 149.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकेंड गर्म करके और 7 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। क्लियर, आगे चलिए। भोज्य पदार्थों को परिरक्षण में प्रयोग होने वाले प्रमुख रासायन कौन से हैं, तो ये कई बार हमने डिस्कस कर लिया कि जो है हमारा सोडियम बेंजोएट होता है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य रासायनिक पदार्थ सोडियम बेंजोएट होता है। यह जैम, जेली, सॉस, केचप आदि में प्रयोग किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होता है डियर, तो आपका 0 to 32 फ़ारेनहाइट होता है। कोल्ड स्टोरेज का तापमान 0 to 32 फ़ारेनहाइट होता है। फल सब्जियां, मसाले, मीट, डेयरी प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। सिरके में पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है, तो सिरके में हम एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, ठीक, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसमें COOH समूह होता है। इसका स्वाद खट्टा तथा गंध तीखी होती है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है। निम्न में से कीटनाशक औषधि कौन सी होती है, तो ऑप्शन आपके मैं बता रही हूँ आपको, मेलिथियोन, पायरेथ्रम और बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये आपके कौन कौन से हैं, फिर से सुन लीजिए। तो ये तीनों ही सही है। क्या बोल रहे हैं आप समझ लो, ये बोल रहा है कीटनाशक औषधि, तो मेलिथियोन भी है और पायरेथ्रम भी है और आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी है। तो मेलिथियोन एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जो फल, सब्जियों, कुछ छोटे पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। पायरेथ्रम प्राकृतिक वनस्पति कीटनाशक माना जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यह एक कीटनाशक है, इसे लिंडेन भी कहते हैं। जैम, जेली परिरक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं, तो ये जो 65%, जैम और जेली में चीनी का जो सांद्रण होता है 65% रख सकते हैं। फल सब्जियों को काटने में एंजाइमी भूरापन यानी ब्राउनिंग किसके द्वारा जो है रोका जा सकता है, तो ये किसके द्वारा रोका जा सकता है, आपका संतुलन के द्वारा और एंटीऑक्सीडेंट के प्रयोग के द्वारा और पानी में डुबाना, ठीक। फल सब्जियों के काटने में भूरापन, ब्राउनिंग को जो है संतुलन, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग और पानी में डुबाकर हम जो है कम कर सकते हैं। सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए, ये बोल रहा है कि
सुखाने के पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए। रसहीनता में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ जीवों का भार मार देता है किंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता। तो क्या सही है क्या गलत है? तो फर्स्ट वाला इसमें सत्य है, बिल्कुल सही बात है। सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए, तभी तो सूखेगा भाई, है ना। तो रसहीन कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए क्योंकि रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ जीवों को मार देता है। अब ये बोल रहा है कुछ जीव, हाँ, कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता। ठीक। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए कितनी मात्रा में चीनी की आवश्यकता होती है ताकि अन्य परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े? सेम फिर से वही आ गया कि परीक्षण करने के चीनी की आवश्यकता। तो जैसा कि हमने अभी फलों इसका क्या नाम जेली और जैम के लिए बताया, 60 कितना बताया आपको, 65% तक। ठीक। तो यहाँ भी वही 60 to 70%। ठीक। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए 60 to 70% चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े। ठीक। किसी कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षण की तरह कार्य करती है। तो ये जो है नमी को घटाकर, ठीक, नमी को घटाकर एंजाइम की सक्रियता को घटाती है और माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है। ये बोल रहा है किस प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परीक्षण की तरह कार्य करती है। तो नमक की उच्च सांद्रता परीक्षण की तरह कार्य करती है क्योंकि यह नमी एंजाइम्स की सक्रियता को घटा देती है। नमी और एंजाइम की सक्रियता को घटा देती है और माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को भी घटा देती है। पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता? तो ये जो है चावल दाल को बार बार सही तरीके से धोना। ठीक। पोषक तत्व को सुरक्षित रखने चावल दाल को बार बार सही तरीके से धोना नहीं चाहिए क्योंकि चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें पोषक तत्व निकल जाते हैं। बस हाँ ठीक है, गंदगी साफ करने के लिए आप धोइए, पर मल मल के रगड़ रगड़ के ज़बरदस्ती मतलब वो निकाल जो वाइट वाइट सा उसमें निकल रहा है नेचुरल, राइट। आप कुछ सोचो, गंदगी नहीं है, वो उसका न्यूट्रिशन निकल रहा है, तो इतना नहीं करना चाहिए। अच्छा, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब होने वाली बैक्टीरिया ये बोल रहा है अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। तो ये जो है न्यूट्रल पीएच में विकसित होते हैं। भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया न्यूट्रल पीएच में विकसित होते हैं। ठीक। टमाटर की सॉस में प्रयोग किया जाने वाला परीक्षित, तो आपका सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट कई चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। टमाटर के सॉस में इसका यूज़ होता है। हीटिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए। तो ये आपका कैनिंग हो गया। हीटिंग के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम कैनिंग है। अच्छा, फिर से एक बार फिर से देख लो, सोडियम बेंजोएट का आपका टमाटर की सॉस में यूज़ होता है। तो रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था सोडियम बेंजोएट के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन में आपका। एक मिनट पीछे आते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब भोज्य पदार्थ को परीक्षण करने के लिए जिसमें सोडियम बेंजोएट, ठीक, मतलब आपके टमाटर की सॉस, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट, और आपका फिर खमीर और जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ये भी सोडियम बेंजोएट। ठीक। आई थिंक पॉइंट शुड बी क्लियर। ठीक। चीज़ें सबका मीनिंग मतलब एक ही है, मतलब यही है। ठीक। आगे चलो।
हीटिंग हो गया हमारा, हीटिंग माध्यम से संरक्षित जो करते हैं उसको कैनिंग बोलते हैं। ठीक, जैम बनाने के लिए अनुपात, तो ये आपका जैम बनाने के चीनी और पैक्टिंग का अनुपात, चीनी और पैक्टिंग का अनुपात होता है। फल के रस में पैक्टिन कम होने पर 1 किलो चीनी में 10 ग्राम पैक्टिन बाहर से मिलाना चाहिए। फल के रस में अगर पैक्टिन कम है तो 1 किलो चीनी में 10 ग्राम पैक्टिन बाहर से जो है पैक्टिन मिला देना चाहिए। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून कब आया था डियर? 1970 में आया था। ठीक, डेट बहुत जरूरी याद करना। डिब्बाबंद कानून 1970। और रुक जाओ, एक चीज़ और है, अभी भी हमने तुरंत रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमने और कोई कानून पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था बताइए आप? अभी भी जस्ट आपका फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक, ये आपका 1955 से लागू किया गया। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। ठीक, और आपका ISI 1955। ठीक, और आपका अभी हमने क्या पढ़ा? डिब्बाबंद 1970। ठीक, डिब्बाबंद कानून 1970। खाद्य पदार्थ का संरक्षण की औषधि इससे संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? खाद्य संरक्षण की अवधि। ठीक, ये जो है आपके जल की मात्रा से, खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि जल मॉइस्चर की मात्रा से होती है। यदि किसी पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में जल यानी आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तो वह खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होता है, जैसे हरी सब्जी, रसेदार फल। किंतु जिनमें जल की कम मात्रा होगी वह लंबे समय तक संरक्षित होंगे, जैसे अनाज, दाल, आलू। ठीक, HACCP ये क्या होता है? HACCP खाद्य सुरक्षा तंत्र है। HACCP ठीक, खाद्य सुरक्षा तंत्र यानी फूड सेफ्टी सिस्टम है। अब इसका फुल फॉर्म आप बता दीजिए। फुल फॉर्म क्या होता है? HACCP यानी हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। HACCP, H फॉर हजार्ड, A फॉर एनालिसिस, C फॉर क्रिटिकल, C फॉर कंट्रोल, P फॉर पॉइंट। ठीक, याद रखना। दूध को पौष्टिकीकरण किया जाता है। ठीक, तो ये सूक्ष्म जीवाणु को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है ना। हैपस आरोग्य नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा निवारक कार्यक्रम सही चरणों में, इनका सही क्रम क्या है ये डिस्कस किया जा रहा है। तो आपका सबसे पहले आएगा, ध्यान से सुन लो, मैं सीधा आंसर पे ही आ रही हूँ। ठीक, हैपस आरोग्य नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा निवारक कार्यक्रम में सबसे पहले क्या होता है? खतरों का अभिनिर्माण यानी और मूल्यांकन। खतरों का अभिनिर्माण और मूल्यांकन। फिर जटिल नियंत्रण का अभिनिर्धारण, मतलब खतरों का अभिनिर्धारण किया जाए और उसका मूल्यांकन किया जाए। ठीक, जटिल नियंत्रण का अभिनिर्धारण, नियंत्रण और निवारण के लिए मापदंड विकसित करना, प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदुओं को मॉनिटर करना, तत्काल सुधारात्मक उपाय करना। ठीक, पैकिंग आपूर्ति, पैकिंग का उदाहरण तो ये आपका कौन सा है? टेट्रापैक, डिब्बा टेट्रापैक का आपने सुना होगा ना ऐड में। ठीक है, टेट्रापैक बॉक्सेस तथा दूध की बोतल, मिल्क बॉटल आपूर्तित पैकिंग का उदाहरण है। ठीक, इस विधि द्वारा दूध, जूस आदि की पैकेजिंग की जाती है। फिर आपका आ गया